नमस्कार, आदाब। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। 1 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है। बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। सरकार के सामने बड़ी-बड़ी चुनौतियां भी हैं। महंगाई की मार, वहीं बेरोजगारी से जूझते युवा। इन समस्याओं से सरकार कैसे जूझे? इन समस्याओं के माध्यम से क्या सरकार बजट में ऐसी कोई व्यवस्था कर सकती है, जिससे कोई संतुलन पैदा हो? क्या पेट्रोल, डीजल की कीमतें घटाई जा सकती हैं? या आयात पर कर बढ़ाया जा सकता है? इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे अपने खास मेहमान शरद कोली जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बजट से जनता को क्या अपेक्षाएं, क्या-क्या नई-नई घोषणाएं हो सकती हैं, सरकार बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर कैसे नियंत्रण करेगी? नमस्कार बिलाल भाई और नमस्कार एबीसी हिंदी के सभी फॉलोअर्स और व्यूअर्स को मेरी तरफ से अभिनंदन। देखिए, बजट से वाकई बहुत उम्मीदें हैं और बजट इस मोदी 3.0 का पहला फुल फ्लेज बजट है। पिछला बजट आपको याद होगा जुलाई में आया था, जो कि एक इंटरिम बजट की तरह था। तो पहला बजट है। श्रीमती निर्मला सीतारमन जो कि हमारी माननीय वित्त मंत्री है, उनका ये 8वां बजट है अगर मैं सही गिनती कर रहा हूँ। तो बहुत बड़ी एक सरकार के सामने जी। अवसर है इस सैगिंग अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए, यानी कि अर्थव्यवस्था जो कि धीमी पड़ गई है। 8.2 पिछले साल हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट थी, वो घट के 6.4 रह गई है, चिंता की बात है। और ऐसा लगता है कि स्लो डाउन दस्तक दे रहा है। बहुत सारे आर्थिक पैरामीटर्स हैं, परचेज मैनेजर्स इंडेक्स है, जीडीपी की मैंने पहले ही जिक्र किया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, रुपया है, बेरोजगारी की दर है, बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक पैरामीटर्स जिसको हम आर्थिक पैमाने बोलते हैं, वो सब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद अर्थव्यवस्था थोड़ी धीमी पड़ रही है। और इसका मुख्य कारण है कि 60% हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कंजम्पशन से बनती है, यानी कि हम जो उपभोग करते हैं, हम लोग जो जाके, हम और आप जाके जो सामान खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं दुकानों से, इससे ये अर्थव्यवस्था का चक्का चलता है। वो धीमा पड़ गया है। ये अर्थव्यवस्था का एक इंजन होता है, ये धीमा पड़ गया। तो मुझे लग रहा है बजट ऐसा होना चाहिए जो कि इस चक्के को, इस पहिए को तेज चलाए जो धीमी पड़ गई है। उसके लिए सरकार को पहला ये करना पड़ेगा कि सरकार को अपनी जेब थोड़ी सी और हल्की करनी पड़ेगी, यानी कि जो सरकारी खर्च है, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कहते हैं, बुनियादी ढांचे पे जो खर्च, जिसमें सरकार पहले ही पिछले चंद सालों में 100 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुकी है, पर ये रुकना नहीं चाहिए। इसका टारगेट मुझे लग रहा है फिर आपको 12-15 लाख करोड़ साल का देखने को मिल सकता है। जो अनाउंसमेंट होगी तो पता लगेगा एग्जैक्ट नंबर का, पर कम से कम 12-15 लाख करोड़ का ये खर्च का कमिटमेंट सरकार, केपेक्स जिसको हम कहते हैं, वो दिखाएगी। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक इंजन है, इससे लोगों के हाथ में, जेब में पैसा पहुंचता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, अर्थव्यवस्था में रफ्तार आती है। और इसके साथ साथ बजट मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए जो कि निजी निवेश, जिसको हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसमें भी रफ्तार लाए। क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम था पिछले कुछ समय से, जिसकी वजह से ये स्लो डाउन हुआ। और उसका भी कारण कंजम्पशन है, क्योंकि अगर कंजम्पशन नहीं होगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति फैक्ट्री लगा के क्या करेंगे, अपनी फैक्ट्री को आगे बढ़ा के क्या करेंगे। तो ये भी वहां पर उसकी भी जड़ में समस्या में कंजम्पशन है। दूसरा, एक्सपोर्ट, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय बिलाल भाई 2.7 की रफ्तार से बढ़ रही है। हम लोग तो फिर भी उनसे डबल से ज्यादा बढ़ रहे हैं, हमारी 6.4 है, वो 2.7 है। तो इसका मतलब इंटरनेशनल तौर पे डिमांड जो है, मांग, वो इस समय सुस्त है। उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट भी जिस रफ्तार से ग्रोथ होनी चाहिए, अब अभी उतनी फिलहाल उतनी नहीं हो रही है। हमारे एक्सपोर्ट लगभग 750-800 बिलियन डॉलर के आसपास है, सर्विसेज का और मर्चेंडाइज को मिला के। मुझे लग रहा है कि इसमें अभी काफी गुंजाइश है बढ़ोतरी होने की, क्योंकि जिस प्रकार अब भारत से सामान और सर्विसेज बन रही हैं, दुनिया को उसको जरूरत है। पर जरूरत जब होगी जब वैश्विक अर्थव्यवस्था भी अच्छी हालत में होगी। तो ये बजट को, वित्त मंत्री महोदया को ऐसे प्रोविजंस लाने पड़ेंगे जो कि, अब इंडिया, भारत अपने आप में एक दुनिया है। भले ही वैश्विक स्तर पर मंदी है या स्लो डाउन है, तो हमारा उस पर कुछ ना कुछ तो असर होता है, पर हम अपने आप में भी एक दुनिया है। तो मुझे लगता है कि इंटरनल तौर पे भी अगर डिमांड पैदा करने की कोशिश की जाएगी, उसके लिए सबसे कारगर तरीका है दो चीजें। एक जिसका आपने जिक्र किया कि महंगाई की दर कम होनी चाहिए, खासकर खाने पीने की महंगाई की दर। क्योंकि जैसे जैसे आप गांव में जाते हैं, और भारत की अभी भी 60% से ऊपर की आबादी गांव में रहती है, 60-65% के आसपास। तो गांव में क्या होता है, अगर मैं 20,000 रुपए महीना कमाता हूं, तो मेरा करीब करीब उसमें से आधा खर्च या 40% खर्च खाने पीने में चला जाता है। यानी कि मेरी जो जी। थाली है,
उसमें सब्जी है, दाल है, प्याज है, आलू है, आटा है, चावल है। ये थाली मेरा बहुत बड़ा खर्च खा जाती है। तो मेरे पास अगर पैसे नहीं बचेंगे तो मैं बाकी सामान जाके नहीं खरीद पाऊंगा। खाने पीने का सामान तो मुझे चाहिए ही चाहिए, उसमें भी मैं कंजूसी करूंगा। जो सामान महंगा होगा मैं नहीं लूंगा, जो सस्ता अनाज होगा वो खाऊंगा। तो मुझे लगता है कि एक तो महंगाई, खाने पीने की महंगाई पर सरकार को तुरंत इस बजट में ऐसी अनाउंसमेंट्स करनी चाहिए जो उस पर लगाम लग जाए, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा क्या करना चाहिए कि आपको लोगों के जेब में पैसे डालने चाहिए। यानी कि जो आप पैसे डालने, सरकार हेलीकॉप्टर मनी तो डालने वाली नहीं है, तो कम से कम जो 2 करोड़ इनकम टैक्स पे ही है, रिटर्न फाइल करने वाले तो 8-10 करोड़ है, इनकम टैक्स पे ही जो 2 करोड़, उनके परिवार में 5 लोग और हैं। तो मैं मानता हूं टैक्स पेइंग फैमिलीज, फैमिली मेंबर्स करीब 10 करोड़ के आसपास है। उनकी जेब में आप पैसा डालिए। जो आदमी साल का 1 लाख रुपए टैक्स देता है, अगर उसका टैक्स 10-20 हजार रुपए, 30 हजार रुपए बच जाता है, तो उस पैसे का इस्तेमाल वो या तो बचत करेगा या वो जाके सामान खरीदेगा, और दोनों ही तरीके से सरकार को फायदा है। तो मुझे लगता है, ये उम्मीद है कि लोगों की जेब में पैसा जाएगा और महंगाई पे लगाम लगेगी। यही सबसे बढ़िया तरीका है इस जीडीपी को रफ्तार देने का। लेकिन कोहली जी, आप एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। आप अर्थव्यवस्था को भी समझते हैं और एक अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से भी इन चीज़ों को देखते हैं। मैं भी एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं अभी कल या परसों एक लीडिंग आर्टिकल पढ़ रहा था, भारत झुनझुने वाला, जो देश के एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं। उनको फाइनेंस मिनिस्टर ने बुलाया भी था बजट से पहले मीटिंग। उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। वो बिल्कुल एक अलग अंदाज से बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जनता की ये मांग है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि घटा देनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि लोगों की अपेक्षा है कि टैक्स, जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, उसकी जो लिमिट है, उसमें सिर्फ लोअर मिडिल सेगमेंट को छूट देनी चाहिए, अपर मिडिल सेगमेंट को छूट नहीं देनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, तो चाइना ने जो माल डंप कर रखा है उसको रोकने के लिए आप आयात पर एक एक टैक्स ज्यादा बढ़ा देना चाहिए, ताकि हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ हो। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जब आप पेट्रोल पर कीमतें बढ़ाएंगे, तो उसकी उससे जो डेफिसिट होता है, भार आता है सरकार पर, वो वो छूट आप उसकी कमी को पूरा करने के लिए आप जीएसटी में छूट दे दीजिए। तो डिमांड एंड सप्लाई का संतुलन भी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था चल भी निकलेगी। आपका इस पे क्या दृष्टिकोण? एक अर्थशास्त्र में एक पुरानी कहावत होती है बिलाल भाई, आपने मालूम, आप खुद अर्थशास्त्र के स्टूडेंट रहे हैं तो आपने सुनी होगी कि जब 7 अर्थशास्त्री एक जगह बैठ जाते हैं तो 8 राय निकल के आ जाती हैं। तो मैं, ये जो झुनझुनवाला साहब हैं, जो भी हैं, मैं नहीं जानता ये कौन है, ये कहाँ से आते हैं, उनका क्या क्रेडिबिलिटी है। मैं कतई सहमत नहीं हूं कि पेट्रोल पे दाम बढ़ा देने चाहिए। इन्फ्लेशन इतनी बढ़ जाएगी कि झुनझुनवाला साहब को समझना चाहिए कि लोग, पेट्रोल और डीजल का कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब आप पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाते हैं तो सब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो लॉजिस्टिक्स में इस्तेमाल होता है, आवाजाही में उसका प्रयोग किया जाता है। आपके आने जाने का खर्च बच जाएगा, सामान की ढुलाई बढ़ जाएगी, जिससे कि एकदम पेट्रोल डीजल के दाम को घटाया जाना चाहिए, बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितनी भी हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, ओएमसी जिसको कहते हैं, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये इस समय अच्छे मुनाफे में है। तो अब जब इनको मुनाफा हो गया है तो इनको उस मुनाफे को, मैं समझता हूं लोगों को, सरकार को या तो डिविडेंड देती है या लोगों को कम रेट के रूप में इनको रिवॉर्ड करना चाहिए, इनको देना चाहिए, रेट घटाने चाहिए, जिससे महंगाई अपने आप, जैसे ही आप पेट्रोल डीजल के दाम घटाएंगे, एकदम से महंगाई आप देखेंगे कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि फ्रेट कॉस्ट जब घटती है, फ्रेट कॉस्ट बहुत बड़ा हिस्सा होता है किसी भी सामान की कीमत में। शायद सब लोग इस बात को जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं बता देता हूं कि बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अगर आप कोई बाजार से चीज 50 रुपए किलो खरीद रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें कभी 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 तो उस 50 रुपए में आप मानेंगे नहीं कि 5 रुपए से 10 रुपए तक सिर्फ और सिर्फ फ्रेट का हिस्सा होता है। और वो दुकानदार तो आपसे लेगा, वो अगर किराया दे रहा है लाने का तो वो कीमत लेकिन में फैक्टर्ड इन हाँ, होता है। वो बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो कंडीशनल ये भी तो कह रहे हैं कि आप जीएसटी कम कर दीजिए अगर जीएसटी कम कर देते हैं चीजों। बिलाल भाई, यहां भी वो मैं उसको सहमत नहीं इसके हूं। काउंटर में, हाँ, वो मैं इस इसके पे आ काउंटर रहा में हूं। ये लॉजिक दे रहे हैं। हाँ। इसकी बजाय उनको पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने की बात करनी चाहिए कि पेट्रोल डीजल अभी जीएसटी में नहीं है, आप जानते होंगे।
हमारे फॉलोअर्स और जी, व्यूअर्स भी जानते होंगे, उस पे अभी भी एक्साइज और वैट लगता है। उसको जीएसटी में लाया जाना चाहिए। ये सुझाव होता तो बेहतर होता। जीएसटी कम करने के फेवर में मैं भी हूं कि जीएसटी को, खासकर जो 18% की दर है, उसमें बहुत सारे सामान उसमें आते हैं। 12%, 18%, मुझे लगता है 15% की अगर दर कर दी जाए तो ये कम से कुछ राहत मिल जाएगी। पर जीएसटी वो ये भूल गए झुंझुनवाला साहब कि जीएसटी जीएसटी काउंसिल का मैटर है। खाली वित्त मंत्री महोदया उसमें कुछ नहीं कर सकती। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आधार पर यह जीएसटी काउंसिल चलती है। सभी राज्यों के पक्ष विपक्ष के सभी राज्यों के वित्त मंत्री उसके मेंबर्स हैं और वो लोग ज्वाइंट निर्णय वहां पर लेते हैं। तो खाली वित्त मंत्री महोदया एक प्रपोजल रख सकती है चेयरमैन होने के नाते, पर वहां पर बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से जीएसटी काउंसिल चलती है, वोट दिए जाते हैं। अगर असहमति हो तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है जीएसटी को कम करना ये तो देश का हर नागरिक चाहता है। इसमें झुंझुनवाला साहब ने कौन सी नई सलाह दे दी है? तो हर नागरिक चाहता है कि भाई जीएसटी कम हो तो सामान सस्ता हो जाएगा। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूं। मैं भी नागरिक हूं और एक अर्थशास्त्री भी हूं। मैं भी यही चाहता हूं कम हो जाए। पर जितना आसान अगर ये कम करना होता बिलाल भाई, तो मुझे ये बताइए कि जी, 7 साल हो गए जीएसटी को आए, 8 साल होने जा रहे हैं। 1 जुलाई को 8 साल हो जाएंगे। मुझे आप ये बताइए कि आज तक ये जीएसटी काउंसिल की अनेकों दर्जनों बैठक हो चुकी हैं, 50 से ऊपर बैठक हो चुकी हैं। जी, आज तक क्यों नहीं कम हुआ ये? क्या वजह? मैं जी, बता देता हूं वजह आपको क्यों नहीं कम हुआ। क्योंकि राज्यों के पास इस समय रेवेन्यू के तौर पर बहुत सारे साधन नहीं है। आपको पता होगा 16-17 टैक्स मिला के जीएसटी आया था। तो राज्यों के पास जो छोटे छोटे रेवेन्यू के सोर्सेस थे वो सब खत्म हो गए। अब जीएसटी का जो आवंटन होता है, जो उसकी एलोकेशन होती है स्टेट्स को, वो बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण एलोकेशन है। राज्यों का कहना यह है कि अगर जीएसटी की कलेक्शन कम हो गई तो हम लोगों को तो कर्मचारियों की तनख्वाह देनी मुश्किल हो जाएगी। ये बात और है कि फ्रीबीज के जरिए वो उसको उसको लुटा देते हैं राज्य, वो अलग बात है। अगर वो ना लुटाएं उसको फ्रीबीज के जरिए और कर्ज के नीचे ना दबे, तो जीएसटी की कलेक्शन से उनका काम चल सकता है। अन्य सोर्सेज भी होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है, स्टैंप ड्यूटी होती है जो राज्य को आती है। तो राज्यों की बैलेंस शीट बिगड़ जाएगी, कंज्यूमर के हाथ में तो जी, ठीक आ जाएगा। अगर राज्य का प्रशासन नहीं चल पाएगा तो कैसे कैसे सरकारें चलेंगी? जीएसटी कम करने के फेवर में बिल्कुल मैं भी हूं। 1,80,000 करोड़ प्रति माह इस समय जीएसटी की कलेक्शन आ चुकी है और मुझे लगता है कि ये इसमें अब थोड़ी सी गुंजाइश है कि लोगों को इसमें राहत दी जानी चाहिए, खासकर उस सामान पर जो कि रोजमर्रा के इस्तेमाल का है, जो लोगों के जिसने किचन का बजट बिगाड़ दिया है। उन आइटम्स को चिन्हित कर कर उन आइटम्स के ऊपर जीएसटी घटाया जाना चाहिए। ये फिटमेंट कमेटी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए और रेकमेंड देनी चाहिए जीएसटी काउंसिल को। तो ये मेरी सलाह है। हर हर अर्थशास्त्री की, देखिए बिलाल भाई, अपनी अपनी राय हो सकती है। झुंझुनवाला साहब की अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। मैंने जैसे बताया 7 अर्थशास्त्री बैठते हैं, 8 सलाहें निकल के आ जाती है बीच में। तो ये हर एक की अपनी, जी, उनकी भी ठीक हो सकती है, जो मैं कह रहा हूँ शायद वो भी ठीक हो सकती है। जी। इसीलिए मैंने आपसे जानने की कोशिश की है कि उनकी भी एक 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 राय जो भारत के एक कई महत्वपूर्ण अखबारों में छपी, एडिटोरियल लीडिंग आर्टिकल्स के फॉर्म में छपी, तो उस पर डिस्कस इसलिए करना ज़रूरी था ताकि उससे आपकी भी ओपिनियन पता लगे और लोगों के अंदर भी एक स्पष्ट एक राय जा सके, ताकि लोग समझ सके कि वास्तविक प्रॉब्लम क्या है। लेकिन लेकिन कोहली जी, आप देख रहे होंगे कि चाइना ने अपने माल को डंप कर रखा है यहाँ पर। और और इसके चलते जो भारतीय उद्यमी हैं, वो एक तो उनको मुनाफा कम है, और जब वो अपने प्रोडक्शन को डेवलप करते हैं तो उस कॉस्ट पर नहीं कर पाते जो चाइना जितने सस्ते माल को यहाँ डंप कर चुका है। ये भी उद्यमियों के लिए एक समस्या पैदा हो रही है। और जब उद्यमी अपनी अपनी इंडस्ट्री को डेवलप नहीं करेंगे तो फिर रोजगार का पैसा पैदा होगा। एक तो ये समस्या है। फिर महंगाई के बारे में आपने बोला ही बोला है। फिजिकल डेफिसिट भी हमारा निरंतर बढ़ता जा रहा है। ग्रोथ रेट हमारा 6.4 चला, आपने खुद ही बताया। तो ये जो आर्थिक स्तर पे जो समस्या है, आपने खुद कहा, तो एक एक तरह से सुस्ती देखी जा रही है। तो काफी समय हो गया है, ये तीसरा कार्यकाल है। अब अर्थव्यवस्था के स्तर पर हमें कौन से सुदृढ़, आई मीन, एक कदम उठाने चाहिए जो थोड़े बहुत हो सकता है जनता को चुभे भी, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत देश को फायदा मिले। नहीं, जरूरी नहीं कि जनता को चुभे। पहले मैं जो आपने आखिर में बात करी, क्योंकि बिना चुभे भी कदम उठाए जा सकते हैं। और मुझे लगता है बजट में, बजट जो आ रहा है आज, 48 घंटे दूर है बजट हमसे, उससे भी कम समय रह गया। तो मुझे लग रहा है बजट
एक प्रगतिशील उन्नतिशील बजट होना चाहिए और ऐसा होगा भी, क्योंकि इसमें सरकार अब चांस नहीं ले सकती है बिल्कुल भी। और जहां तक बात है कि लोगों की एक्सपोर्ट की बात करें, हम भारत की पोजीशनिंग की बात करें वैश्विक स्तर पर, और सरकार क्या कदम उठा सकती है, तो सरकार के पास बहुत सारे, देखिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए कदम आपको देखने को मिलेंगे। आपको मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के आपको आपको उसमें अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगी। आपको टैक्स पेयर्स को कुछ रियायत देखने को मिलेंगी। आपको हेल्थ और एजुकेशन, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा तवज्जो चाहते हैं। इनके ऊपर आपको अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। बड़ी अनाउंसमेंट आपको आपको कृषि क्षेत्र पर सुनने को मिलेगी। मुझे लग रहा है इस बार उसका एलोकेशन 2-2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा जा सकता है। कृषि क्षेत्र की बात करें, एग्री सेक्टर जो है, स्पेस टेक्नोलॉजी पे आपको सुनने को मिलेगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है उसके बारे में आपको काफी कुछ सुनने को मिलेगा इस बजट में, कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत ने ये किया और डिजिटल में भारत ये और निवेश करने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको उसमें सुनने को मिलेगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में आपको और अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। किसान सम्मान निधि सुनने को मिल सकती है। तो बजट, देखिए, बजट एक बैलेंस्ड एक्सरसाइज होता है। पूरी अर्थव्यवस्था का जी, 360 डिग्री का व्यू वित्त मंत्रालय को लेना होता है। वो आपको इसमें आता है। किसी को थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, किसी को थोड़ा कम मिल जाता है। जो ज्यादा वाले हैं वो खुश हो जाते हैं, जिनको कम मिलता है वो नाराज हो जाते हैं। बाकी देखिए, एक इंग्लिश में एक कहावत है, अब ये मत सोचिएगा कि मैं को किसी की साइड ले रहा हूं, पर मैं इस कहावत में बचपन से यकीन करता हूं। ही हु ट्राइज टू प्लीज एवरीबडी प्लीजेस नोबडी। जो सबको प्रसन्न करने की कोशिश करता है वो किसी को भी प्रसन्न नहीं कर पाता। तो आप इस थ्योरी के अगर आप हिसाब से चलेंगे तो मुझे लग रहा है कुछ लोग तो ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। सबको सबको प्रसन्न तो किया नहीं जा सकता, तो ये तो वो कभी भी नहीं किया भी नहीं जा सकता। खैर, करेगा क्या, वो तो करेगा। तो कुछ लोगों को ज्यादा एलोकेशन हो जाएगा, कुछ को कम हो जाएगा। पर यह सच है कि सरकार के पास ये अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक तरह से, कि इस बजट में आप अर्थव्यवस्था को एक बूस्टर डोज आप दे सकते हैं। और बिलाल भाई, आप एक बात से मेरी सहमत होंगे। आप तो इतने टाइम से जी, पत्रकारिता में हैं और आप इकोनॉमिक्स को भी अच्छे से समझते हैं। हम ये क्यों सोचते हैं कि खाली बजट ही एक ऐसा माइलस्टोन है जिसमें हम कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं। आपको पता होगा, एक जी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी बनाई हुई है भारत सरकार ने, जो हर बुधवार को मिलती है। आप देखते हो कि हर जी, बुधवार को आर्थिक मामलों पर चर्चा होती है। तो बजट तो एक बड़ा जी, पड़ाव है। बाकी छोटे पड़ाव तो आप हर हफ्ते कुछ ना कुछ बदलाव कर सकते हैं। जब आपको लगा अर्थव्यवस्था में कुछ कमी है, कुछ कहीं पर ट्वीकिंग की जरूरत है, कहीं कुछ बदलाव की जरूरत है, तो आप उसको कभी भी, है ना, सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, एक नोटिफिकेशन निकालती है, और उसको बाद में अगर वो बिल रूप में है तो पार्लियामेंट से पास कर दिया जाता है। अगर नोटिफिकेशन है तो उसको अगले बिल में डाल दिया जाता है, उसको रेटिफाई करा लिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये बजट एक बड़ा माइलस्टोन है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार के पास अवसर है, पर ये नहीं कि ये अंतिम अवसर है। हम शायद, बहुत सारे जी, लोग समझते हैं कि सरकार के पास साल में एक ही अवसर होता है बस, इसके अलावा तो सरकार जो है हाथ बंधे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक बड़ा माइलस्टोन है। जी, जी, 1 फरवरी को बजट रखना होता है संसद में। कल से संसद का अधिवेशन भी शुरू हो रहा है, सेशन शुरू हो रहा है, बजट सेशन। उसके बाद ये आगे चलेगा और आगे भी और सेशन है। तो अभी अभी कई मुकाम है जो हासिल करने हैं। अभी देखते हैं क्या पिटारे में से निकल के आता है। उसके बाद ये चर्चा करेंगे किसने क्या खोया क्या पाया, बिलाल भाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन लेकिन अंतिम एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि सरकार पहले ही 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है देश के अंदर। फ्री बीज कल्चर पहले से ही देश की राजनीति में आ चुका है। लाडली बहना योजना के माध्यम से लोगों को हाथों में कैश पहुँचाया जा रहा है। लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से लोगों को कैश पहुंचाया है। दिल्ली के अंदर पहले से ही बहुत सारी सुविधाएं हैं। नई नई योजनाओं की और घोषणा कर दी गई है। तो एक तरफ तो इतनी सुविधाएं सरकारें दे रही हैं, लेकिन जनता की अपेक्षाएं कम नहीं होती। फिर भी वो बजट में कुछ ना कुछ मांग करती है। 6,000 रुपए प्रति माह सरकार किसानों को पहले से दिया जा रहा है। आपको पता है अर्थव्यवस्था पे इतना पहले से ही दबाव इन सभी चीजों को लेकर। और क्या आप जानते हैं कि जनता की अपेक्षाओं में और दबाव डाल दिया जाए अर्थव्यवस्था पर? आपने जो बात कही वो तो फिर मुझे वही गालिब साहब का, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले बजट के प्रावधान फिर भी कम निकले। घूम फिर के मुझे वही, आपने बिल्कुल उसी बात को दूसरे तरीके से बोल दिया। बिल्कुल ठीक है, लोगों की अपेक्षाएं तो कभी कम नहीं होंगी,
पर देयर इज, अंग्रेजी में बोलते हैं देयर इज ओनली एज मच वी कैन डू। अब देखिए, बड़ा मैं आपको बड़ा आसान एक अंग्रेजी में कहते हैं एनालॉजी देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 50,000 रुपए कमाता है, उसके घर में 3 बच्चे हैं, एक उनकी श्रीमती जी हैं, उनके बुजुर्ग माता पिता भी साथ रहते हैं। ये एक टिपिकल इंडियन परिवार है। अब क्या हुआ, छोटे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, एक 18 साल का, एक 20 साल की, एक 21 साल की। बच्चों की पढ़ाई है, अपनी अपनी उनकी जिम्मेवारी है। अब घर का किराया भी है, वो किराए पे रहते हैं, घर में 15 10 15 20 हजार रुपए का खाने पीने का भी खर्चा है। अब किसी ने कोई मांग रख दी, किसी ने कोई मांग रख दी, और जब उन साहब ने देखा, कमाने वाले वो अकेले थे, उन साहब ने देखा कि भाई ये तो जो इस महीने की टोटल मांग है ये करीब 80,000 रुपए पहुंच गई है, मैं तो कमाता हूं 50,000 रुपए, अब क्या किया जाए। तो वो क्या करते हैं, वो आके अपनी तनख्वाह को घर में टेबल के ऊपर रख देते हैं, ये लो भैया मेरे पास तो 50,000 हैं, आप इसमें देख लो किसने क्या करना है, कैसे गुजारा करना है, पैसे तो मेरे पास इतने ही हैं, आप कहते हो तो मैं उधार ले लेता हूं, 30,000 रुपए वो उधार ले लेते हैं, सबकी जरूरतें पूरी हो जाती है। कुछ ऐसा ही नक्शा बिलाल भाई खिंच के आता है राष्ट्रीय स्तर पर, मैक्रो लेवल पर, कि हमारा 40 45 50 लाख करोड़ के आसपास का बजट होगा, उसी में सारा कुछ हमें पूरा करना है, सबकी सब हर सेक्टर का ध्यान रखना है, हर शख्स का ध्यान रखना है, हर वर्ग का ध्यान रखना है, हर तबके का ध्यान रखना है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी खुश रखना है, महिलाओं को भी खुश रखना है, बच्चों के लिए भी करना है। मुझे लग रहा है इतना है, अब इसमें बाकी जो कम पड़ेगा वो उधार उधूर लो के डेफिसिट फाइनेंसिंग जिसको बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट, बाय द वे मैं आपको बता दूं कि हमारा 4.5 5% के बीच में इस समय चल रहा है, इतना बुरा नहीं है। उसमें थोड़ा सा सरकार के पास गुंजाइश मिल जाती है। तो ये जो गुजारा है, जितनी जितनी उतनी उतनी पैर पसारिए जितनी लंबी चादर। बहुत खूबसूरत आपने बात कही कि पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी आपके पास चादर है। सरकार से अपेक्षाएं जरूर कीजिए, लेकिन सरकार के ऊपर या जो सरकार के ऊपर जो अर्थव्यवस्था को लेकर दबाव है जनता को, वो भी समझने चाहिए। अगर सरकार कुछ देती है तो कुछ लोगों को खुशी भी हो सकती है, और अगर कुछ लोगों को नहीं मिलता तो उससे निराश होने की तो जरूरत नहीं है। यही बजट का कुल संदेश है। आने वाले समय में हम एक सकारात्मक अपेक्षाएं जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि आपके लिए दरवाजे बिल्कुल ही खुल जाएंगे। तो शरद जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीसी हिंदी दर्शकों से मेरा निवेदन है, एबीसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने अपने विचार और अपनी समझ या अपनी सोच को कमेंट बॉक्स में जरूर हमें प्रदान कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।